Hello and good afternoon everyone. So today is lecture number 9 sequences and series. देखो मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हैबिट होती है वो क्या करते हैं, कॉपी निकाल लिया, क्वेश्चन दिख रहा है तो एक लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको नोट करने लगते हैं, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, उसको नोट करने लगते हैं, फिर एक लाइन पढ़ा क्या दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में परफेक्शन चाहिए तो सबसे पहला काम, रीड योर क्वेश्चन मिनिमम ना एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार पढ़ना है। उसका कंप्लीट फ्रेमवर्क बना लो पहले अपने दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड, इवन न्यूमेरिकल वैल्यूज तक आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए हुए। अगर आप ऐसा कर पाओ, है ना, और फिर भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप समझ लेना कि आपने क्वेश्चन को समझने में मेजर मिस्टेक होगी। तो आपका काम सबसे पहला ये होना चाहिए कि रीड योर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार पढ़िए, उसको एनालाइज करिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि एपी का अगर वो क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, जीपी का अगर क्वेश्चन है तो उससे कनेक्ट होगा, इस तरह से कुछ बातें वो होंगी। तो मैं जल्दी से बात स्टार्ट करता हूं आज के क्वेश्चंस की, वर्ड प्रॉब्लम्स की। क्या लिखा हुआ है कि 2 कार्स स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। अच्छा, 2 कार, ठीक है। द फर्स्ट गोज विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and the second goes at a speed of 8 kilometers per hour in the first hour and increases the speed by half kilometer each succeeding hour. Okay, after how many hours will the second car overtake the first car if both cars go non-stop? अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे तो एक ही बार में समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ ही गया होगा। भाई 2 कार्स हैं, ये 2 प्लेस ए और बी, 2 कार्स सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं। अच्छा, पहली कार की जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? हर घंटे में सेम स्पीड की से वो चल रहा है। इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब हर घंटे में उसकी स्पीड कितनी आ रही है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर पहले घंटे में, फिर नेक्स्ट में भी 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट में भी 10 किलोमीटर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। तो पहली कार 10 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, कुछ दूर तक जाएगी। अच्छा, दूसरी कार ने भी उसी टाइम पर स्टार्ट किया, उसी प्लेस से स्टार्ट किया। जब उसने स्टार्ट किया तब उसकी स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद उसने क्या किया? ईच सक्सीडिंग आवर, मतलब हर आगे वाले घंटे में अपनी स्पीड आधे किलोमीटर से बढ़ा देता है। मतलब पहले घंटे में तो 8 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, फिर नेक्स्ट आवर में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 + 1/2, दैट मीन्स 8 and 1/2 आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट आवर में उसकी स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके नेक्स्ट आवर में हो जाएगी 9 + 1/2, फिर उसके बाद हो जाएगी 9 + 1/2 + 1/2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर, फिर हो जाएगी 10.5, देन हो जाएगी 11, देन 11.5, देन 12, ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब सीधी सी बात है यार कि जो पहला वाला जो था ना, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड तो 10 ही बनी हुई है। लेकिन जो दूसरी वाली कार है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ईच सक्सीडिंग आवर इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय ½ an hour। तो बट ऑब्वियस है यार कि कभी ना कभी जाकर के जो सेकेंड कार है वो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, 12 होगी, फिर 12.5, फिर 13, फिर 13.5, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये पूछना चाह रहा है, एक्चुअली वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने घंटों में, है ना, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द सेकेंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, कॉमन सेंस क्या कहता है? पहली प्लेस ये चल रहा है, अच्छा ये जाएगा, यहां से जाएगा, मान लीजिए कि यहां तक पहुंचा, ये डेस्टिनेशन प्लेस
जहां पर ओवरटेक कर रहा है कौन, सेकंड कार। तो ये सेकंड कार भी ओवरटेक करने वाली पोजीशन पे, तो दोनों सेम डिस्टेंस पर ही आएंगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैंने हमेशा से ऐसा सोचा था, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार। भाई मुझे मालूम नहीं कि कितने घंटों में सेकेंड कार फर्स्ट कार को ओवरटेक करेगी, तो मैं मन से, हमारे अंदर से आवाज क्या आती है ना कि लेट आफ्टर एन आवर्स सेकेंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार। तो मैंने लिख दिया जी कि लेट आफ्टर एन आवर्स, लेट आफ्टर एन आवर्स, after n hours second car overtakes the first, overtakes the first। मान लीजिए कि n घंटों में सेकेंड कार पहले कार को ओवरटेक कर लेगी। अच्छा ये मुझे बताओ कि n घंटों में ना, n आवर्स में सेकेंड कार फर्स्ट कार को ओवरटेक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, n आवर्स में पहली कार ने जितनी डिस्टेंस कवर करनी है, सेकेंड कार भी n आवर्स में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। भाई डिस्टेंस तो सेम होगी ना, तब तो ओवरटेक करेगा, ऑल्दो देयर स्पीड्स आर डिफरेंट। बट आफ्टर n आवर्स इफ सेकेंड कार ओवरटेक्स द फर्स्ट कार, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इन n आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार 1 विल बी सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार b। बस ये इसका की पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या लिखना है कि डिस्टेंस, यहां पर मैं लिख देता हूं साहब, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन n hours will be same as distance covered by b इन n hours। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। अच्छा अब बात यह आती है साहब कि पहली कार ने n hours में कितनी डिस्टेंस कवर की। अच्छा मुझे बताओ कि ये पहले आर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10, दूसरी आर में कितने, 10, तीसरे में 10 और nth में भी 10। कोई डाउट? अरे पहले कार की डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, n आवर्स, ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n टर्म्स लिखे हैं। इन फर्स्ट आवर ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स, इन सेकेंड आवर 10 किलोमीटर्स, इन थर्ड आवर 10 किलोमीटर्स, इन nth आवर 10 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a in n hours is what, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, how many times, n times। अच्छा सेकेंड कार की बात कर लेते हैं। पहले घंटे में भाई उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले में तो साहब 8 चला वो, दूसरे में कितना जाएगा, आधे किलोमीटर से उसकी स्पीड बढ़ गई ना, तो 8.5, तो ये हो जाएगा 8.5, 8 प्लस 1/2 या 8.5 लिख देता हूँ, एक ही बात। अच्छा नेक्स्ट में 9 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो ये 9 प्लस डैश 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 n टाइम्स और n टर्न्स। ये तो समझ में आता है ना, पहले में 8, फिर दूसरे में 8.5 की स्पीड, तीसरे में 9 की स्पीड, फिर 9.5, फिर 10, ऐसा स्पीड होगी। अच्छा ये तो पहला वाला पार्ट, 10 प्लस 10 प्लस 10 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो ये तो हो गया 10n। अच्छा ये साहब मुझे दिख गया यार, ये तो AP है, मैं तो इसका सम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे सम निकालने के लिए सीरीज दिख गई। ये AP है, ये 8 है, ये 8.5, ये 9, तो दिस माइनस दिस हाफ, this minus this half, that is AP। how many terms, n terms। वो किसके लिए है, n hours के लिए। तो इसका सम कैसे होगा, n/2, 2a बोले तो 2 into 8 प्लस n minus 1 into हाफ। अब ये बताओ, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है यार, n की वैल्यू निकालनी, तो एक n तो उड़ा दो क्योंकि n 0 तो होगा नहीं, उड़ा सकते हो उसको। यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16 प्लस n minus 1 into 1/2। तो ये 16 इधर गया, 4 2 8, n minus 1 is equals to 8, so n is equals to 9। तो साहब 9 घंटों में दूसरी कार पहली कार को ओवरटेक कर लेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है।
एपी तो केवल बहाना है, एक ही जगह एपी इस्तेमाल होना है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि क्वेश्चन है क्या, कितने टाइम पे कवर करना है उसको। तो कितने घंटों में पकड़ लेगी भाई, मालूम नहीं है तो मान लो भाई n घंटे में होगा ऐसा। तो n आवर्स में डिस्टेंस, जो दोनों कार्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी तो भी तो ओवरटेक करेगा भाई। तो बस ये क्वेश्चन है साहब, है ना आसान क्वेश्चन, बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. अच्छा, 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Same work. Okay. Find the number of days in which the work was completed. क्या समझ में आ रहा है? कहिए तो फिर से पढ़ूं, ठीक है, समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, जल्दी तो नहीं है ना, आराम से पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बस एक ही दुश्मन है अपना, कौन है? एक ही एनिमी है, और वो है जल्दबाजी ना। जल्दबाजी नहीं करें आप तो आपको हमेशा बनेगा भाई। एक वन पीस ऑफ वर्क है, एक पीस ऑफ वर्क है जिसको 150 वर्कर्स सर्टेन डेज में पूरा करते हैं। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है 150 वर्कर्स वेर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों में, मुझे मालूम नहीं कितने दिनों में। अच्छा, फिर उन्होंने एक नई स्कीम बनाई कि मान लीजिए कि पहले दिन 150 वर्कर्स ने काम किया, दूसरे दिन 4 निकल गए, मतलब 146 वर्कर्स ने काम किया, तीसरे दिन 146 में से भी 4 कम हो गए, मतलब 142 वर्कर्स ने काम किया, फिर 138 ने काम किया, फिर 4 निकल जाएंगे तो 134 काम करेंगे। ऐसे करते हुए उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से काम को करने में 8 ज्यादा दिन लग रहे हैं। उसने ये बोला साहब, पहले वाले काम में अगर 100 दिन लग रहे थे, मतलब कब? 150 वर्कर्स इन फर्स्ट डे, 150 वर्कर्स इन सेकेंड डे, 150 वर्कर्स इन थर्ड डे, 150 वर्कर्स इन फोर्थ डे। अगर ऐसा करते जाते तो मान लीजिए कि 100 दिन लगते। मान लीजिए कि किसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 100 दिन। तो वो ये कह रहा है कि अगर पहले दिन 150 ने काम किया, दूसरे दिन 146, देन 142, देन 138, देन 134, इन दिस पर्टिकुलर प्लानिंग अगर काम हो रहा है, वर्कर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हर दिन, तो पीस ऑफ वर्क जो सेम वर्क है, सेम वर्क को करने में 8 ज्यादा दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन ये बात हो रही है, कि नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम हो गया, ये आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, बस बात समझने की है। मैं फिर से आपको बात कर रहा हूँ, पीस ऑफ वर्क इज देयर, है ना, कोई एक काम है, उसको काम को करने के लिए 150 वर्कर्स कुछ दिनों में करते हैं। मान लीजिए कि n दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? n डेज में काम को करते हैं। तो मुझे बताओ कि n डेज में उस काम को करने में कितने वर्कर्स लग गए? 150 इन फर्स्ट डे, 150 इन सेकेंड डे, 150 इन द थर्ड डे, 150 इन द फोर्थ डे, अप टिल nth डे भी 150 वर्कर्स ही हैं। तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 अप टू n टर्म्स, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 150 इंटू n वर्कर्स। कोई डाउट? अच्छा, सेकेंड स्कीम क्या थी? फर्स्ट डे 150, देन प्लस 146 प्लस 142 प्लस 138 up till nth. No. Now this time number of days shifted more by 8 days. अगर पहले वाले स्कीम में n दिन लग रहे थे तो दूसरे वाले स्कीम में कितने दिन लगने वाले हैं? n प्लस 8 डेज लगेंगे। तो ये तो जी एपी बन रही है ना साहब, 150, 146, 142, 138, तो एपी बन गई। एपी के n प्लस 8 टर्म्स का सम निकाल लो तो उतने ही वर्कर्स आ जाएंगे, उसको 150 n से इक्वेट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। तो मैंने मान लिया भाई कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ मुझे नहीं मालूम, तो मैंने मान लिया कि लेट n days आर रिक्वायर्ड, n days required, ठीक है, टू फिनिश पीस ऑफ वर्क। साहब 2 स्कीम चल रही,
एक स्कीम में पहले दिन 150 है, दूसरे दिन 150 है, तीसरे दिन 150 है, ऐसा करते करते कितने दिन पे काम किया? n डेज। और दूसरी स्कीम में क्या है? फर्स्ट डे 150 वर्कर, सेकेंड डे ड्रॉप हो गए तो 146, देन थर्ड डे 142। कितने दिन लगेंगे उसी काम को करने में? n+8 डेज। एनी डाउट? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 150 plus 150 up to n days will be same as total workers 150 plus 146 plus 142 up to n+8 days। तो बस खत्म। क्वेश्चन में बचा क्या साहब? अकॉर्डिंग टू दिस 150 plus 150 plus 150 up to what? up to n terms। अरे डेज को मैंने अब टर्म्स मान लिया ना, n टर्म्स। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 150 प्लस 146 प्लस 142 अप टू व्हाट? अप टू n+8 डेज। कितने डेज? डैश डैश जो लिखा है समझ में आ रहा है ना? n+8 डेज मतलब ये कितने टर्म्स लिखे होंगे? n+8 टर्म्स हैं। अच्छा 150 plus 150 plus 150 into n, that is 150 n, that is equals to, अच्छा sum of AP, how many terms? n+8, so n+8 by 2, 2a means what? 300 plus n+8 minus 1, that is n+7 multiplied by d कितना दिया हुआ है? -4। यहां से आपको n मिल जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? सिंप्लीफाई करना काम आपका है ना, वो मेरे से बनता नहीं है ना, वो मेरे से नहीं बनता। आपको किसी भी हालत में इसको सिंप्लीफाई करते बनना चाहिए, बस दैट इज ओके। अच्छा मैं आगे कुछ और सोच रहा था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पर मैंने क्या किया? 150 150 150 कितने दिन लिए? n। तो यहां पर कितने हो गए? n+8 डेज। अच्छा सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा किया जा सकता है, यहां पर मैं n डेज कर दूं तो यहां पर कितना टाइम लगेगा? n-8 डेज। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? यहां पर मान लीजिए कि ये जो मैंने माना है कि n डेज रिक्वायर्ड थे, मान लीजिए कि n-8 डेज रिक्वायर्ड थे, तो ये 150 plus 150 plus 150 कितना हो जाएगा? n-8 डेज तक। तो 150 into n-8 हो जाएगा। और अगर यहां पर n-8 डेज लग रहे हैं तो यहां पर कितने डेज लगेंगे? 8 दिन ज्यादा, तो n-8 plus 8 दैट मीन्स n। तो यहां पर n हो जाएगा। तो मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं? 150 plus 150 plus 150 up to n-8 terms, that is equals to what? 150 plus 146 plus 142 up to how many days? n days। एक ही बात है ना, एक ही बात है। क्वेश्चन आपको समझ में बस आना चाहिए कि पहले वाले स्कीम में अगर 100 दिन लग रहे हैं तो वहां पर 108, तो पहले वाले स्कीम में अगर 92 डेज लगेंगे तो दूसरे वाले में कितने लगेंगे? 100, मतलब +8 होना चाहिए। तो अगर यहां पर n-8 डेज लग रहे हैं तो इस वाले स्कीम में कितने डेज लगेंगे? n डेज। अच्छा तो n-8 यहां से क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है, 150 into n-8 हो जाएगा। और इधर वाला AP का सम कितने टर्म्स का सम है? n टर्म्स का, तो n/2, 2a मीन्स व्हाट? 300 प्लस n-1 into -2। ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज यहां से और यहां से दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, n की वैल्यू तो कोई इशू नहीं। The digits of a positive integer having 3 digits in AP। Okay, the digits of a positive integer। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर कितने डिजिट्स का है? 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, और वो दिया हुआ है कि जो उसके डिजिट्स हैं वो किस में दिए हुए हैं? AP में दिए हुए हैं, जिनका सम क्या है? 15 है। अच्छा द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं
तो जो नंबर है वो कितना है 594 है, नहीं डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो ओरिजिनल नंबर माइनस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज व्हाट 594। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, ओरिजिनल नंबर निकालना है। अच्छा मान लीजिए कि एक 3 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया साहब x y z, ये है नंबर। अच्छा इसका मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है 100x प्लस 10y प्लस 1z, ठीक है ना। ये नंबर इतना तो जानते हो ना साहब, है ना। 123 लिखा है ना, 120 या 243 लिखा है ना, तो 243 होगा कैसे साहब, 243 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, ऐसा लिखते थे ना अपन। हाँ बहुत ही अच्छा ना, ये यूनिट्स, ये टेंस और ये हंड्रेड्स। चलिए बस इतनी सी बात आपसे ध्यान दिलानी थी ना, आपको ध्यान दिलानी थी, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। अच्छा क्या बोल रहा है कि द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी, मतलब एक्स वाई जेड किस में एपी में दिए हुए हैं साहब, एक्स वाई जेड किस में एपी में। अच्छा तो ये लिखा हुआ है साहब a माइनस डी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ये जो नंबर है वो a लिखा हुआ है, और ये जो नंबर लिखा है वो a प्लस डी लिखा हुआ है ना, ये a प्लस डी लिखा हुआ है। अच्छा तो ये 3 डिजिट का नंबर है और ये जो डिजिट्स हैं वो AP में है, एंड देयर सम इज 15। किसका सम, ये जो डिजिट्स हैं इनका सम दिया हुआ है 15, इनका सम क्या दिया हुआ है 15। अच्छा फिर क्या किया उसने, इसको रिवर्स कर दिया साहब, इसको रिवर्स कर दिया मतलब नंबर क्या हो गया ZYX, मतलब ये नंबर ऐसा कुछ हो गया A प्लस डी हो गया। अच्छा ये क्या हो गया A हो गया, और यहां पर मैंने क्या रखा A माइनस डी रखा, और इससे जो नंबर बन रहा है और इससे जो नंबर बन रहा है, इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है 594 का डिफरेंस। अब आप जरा, ये इतनी सारी बातें मैंने इसलिए कर ली क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना, किसी ने पूछा है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर 3 डिजिट का नंबर है, डिजिट्स AP में है, पहली बात, इनसे जो भी नंबर बन रहा है बन गया, फिर डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, डिजिट्स कुछ ऐसे दिखने लगे, इनसे जो नंबर बन रहा है तो इस नंबर, इससे बनने वाले नंबर और इससे बनने वाले नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 594 है ना, ऐसे ही लिखा है। द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल वन, यू हैव टू फाइंड द नंबर। तो मैंने क्या किया कि नंबर तो मैंने XYZ मान लिया साहब, है ना, नंबर XYZ मान लिया, और x की जगह a माइनस डी है, y मतलब a है, और z मतलब क्या है a प्लस डी। सम ऑफ द डिजिट्स है ना, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये जो नंबर है ना ये दिया हुआ है साहब, ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अच्छा तो 3a इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, तो आई होप कि a मिल गया होगा आपको, है ना, a5 मिल गया। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि इससे जो नंबर बन रहा है और इससे जो नंबर बन रहा है तो नंबर का डिफरेंस कितना है 594। तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया साहब, पहले वाले से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा जरा बता दो, 100 a माइनस डी बनेगा, अरे यही बनेगा ना, प्लस 10 a बनेगा। अच्छा प्लस क्या बनेगा 1 इंटू a प्लस डी, ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर तो माइनस इससे बनने वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 100 a प्लस डी प्लस 10 a, अच्छा प्लस a माइनस डी, रिवर्स करने पर ये नंबर बन रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 594 दिया हुआ है ना। सब कुछ तो खत्म है साहब, क्या पूछना है मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। ये 10a है ना, ये 10a प्लस का है और ये 10a माइनस का, ये कहानी है तो वैसे ही खत्म हो गई। अच्छा यहाँ पर 100 a माइनस डी है और माइनस a माइनस डी है, मतलब कितना हो गया 99 टाइम्स a माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है
a प्लस डी है और माइनस 100 टाइम्स a प्लस डी है, मतलब माइनस 99 टाइम्स क्या आ जाएगा भाई, a प्लस डी आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है, 599 दिया, 594 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बना लो साहब, 99 तो बाहर आ गया, अंदर कितना आ रहा है, a माइनस डी माइनस a माइनस डी, अच्छा इज इक्वल्स टू 594 है। अच्छा a और a भी कैंसिल हो गया साहब, है ना, a और a भी कैंसिल हो गया, तो 99 इंटू माइनस ऑफ 2d इज इक्वल्स टू व्हाट, 594। तो होपफुली यहां से आपको d मिल जाएगा ना, d मिल जाएगा। अब d मिल गया तो ये रखा साहब, a माइनस डी निकाल लीजिए, a तो पहले से ही मालूम है 5 है, और a प्लस डी निकाल लीजिए, तो ये रख दीजिए साहब, आपका नंबर आ गया। ओरिजिनल नंबर निकालना था। एपीजीपी का समझ में आ रही बात, क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है भाई, डिजिट्स का फॉर्मेशन, ये सब आपसे पहले से ही बनता है, इसमें मुझे कुछ नया बताना नहीं। भाई उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया उसने, ये पहले भी क्वेश्चन आपने किया ही होगा। इंट्रोड्यूस क्या किया उसने, केवल ये इंट्रोड्यूस किया कि एपी के 3 नंबर्स आपको लेने हैं, बस दैट इज ओनली न्यू फॉर यू। a माइनस डी, a प्लस डी आप ले लो तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर नंबर बनाना है तो कैसे, 100 इंटू दिस प्लस 10 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, फिर इनके ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, 100 इंटू दिस प्लस दिस, 10 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है 594 दिया है, a पहले से मालूम है तो d मिल गया साहब, है ना, खत्म। आगे बढ़ते हैं। An odd number of stones lie along a straight path, the distance between the consecutive stones being 10 meters. 10 मीटर की डिस्टेंस है। The stones are to be collected. Stones are to be collected at the place where the middle stone lies. A man can carry only one stone at a time. He starts carrying the stones beginning from the extreme stone. And if he covers a path of 3 kilometers, how many stones are there? Okay. तो क्वेश्चन क्या है साहब? क्वेश्चन ये है कि साहब एक लाइन में ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, मान लीजिए 9 स्टोन्स रखे होंगे, तो एक मिडिल हो गया, 4 इधर और 4 इधर, है ना, ये मीनिंग है। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स की मीनिंग तो समझ में आती है भाई। अगर मान लीजिए 7 स्टोन्स हैं तो मिडिल में 1 हो गया, 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स एक लाइन में रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि साहब सारे स्टोन्स को बीच वाले प्लेस पे ला करके रखना है, और स्पेसिंग बिटवीन द स्टोन्स इज गिवन 10 मीटर्स, है ना, 10 मीटर की स्टोन्स के बीच की जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 10 मीटर्स की डिस्टेंस है। अच्छा, ये काम किसको दिया गया, एक ही आदमी को दिया गया है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैन कैन कैरी ओनली 1 स्टोन एट अ टाइम, वो एक बार में एक ही पत्थर उठा के लाके रख सकता है। अच्छा, उसने स्टार्ट कहाँ से काम किया, वन ऑफ द एक्सट्रीम स्टोन से, तो सीधी सी बात है कि पहले यहाँ से एक्सट्रीम से चालू करेगा, उसको उठाएगा, यहाँ पे रखेगा, फिर दूसरे पे गया, फिर दूसरे को उठाया, फिर तीसरे पे गया, फिर तीसरे को उठाया, फिर चौथे को गया, चौथे को उठा करके रखा। इस तरह से काम करके लेफ्ट साइड के सारे स्टोन्स को यहाँ पे उठा के रख दिया। फिर उसने क्या किया, इसका पहला वाला उठाया, रखा, फिर दूसरे पे गया, फिर रखा, फिर तीसरे पे गया, फिर रखा, फिर चौथे पे गया, रखा। इस तरह से करके सारे स्टोन्स उसने कलेक्ट करके रख दिए। अच्छा, जब इसने इतना लंबा काम किया ना, तो इस दौरान उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, he covers a distance of 3 kilometers, that means 3000 meters. क्वेश्चन ये है कि how many number of stones are there, कितने stones थे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि there are odd number of stones, there are odd number of stones lie along a straight path at a distance, the distance between the consecutive stones being 10 meters, and all the stones are to be collected at the place where the middle stone lies. A man can carry only 1 stone at a time. He starts carrying the stones beginning from the extreme stone, कि किसी भी साइड के एक्सट्रीम से चालू कर सकता है। And if he covers a path of 3 kilometers, how many stones are there? अगर वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर, तो नंबर ऑफ स्टोन्स बताने हैं कितने।
करते रहें। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब है कि आपने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा, बार बार उसको पढ़िए, आप कनेक्ट कर लो। भाई ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, तो क्या मानूं कि कितने स्टोन्स थे? ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स आर देयर। तो मैंने मान लिया कि साहब ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, दैट मीन्स सपोज देयर आर 2n+1 स्टोन्स। कितने स्टोन्स हैं साहब? 2n+1 स्टोन्स हैं। ये ऑड नंबर तो आपने सीखा है ना, या तो 2n-1 बोलोगे या 2n+1 बोलोगे, एज पर योर चॉइस, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 2n+1 भी बोल सकते हो, 2n-1। अच्छा 2n+1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मिडिल स्टोन हो गया साहब, है ना, ये मिडिल स्टोन हो गया, एक ये हो गया, n इस साइड में होंगे और n इस साइड में होंगे। मैं सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं साहब? मैं ये कह रहा हूं कि मिडिल स्टोन टोटल 2n+1 है, तो एक तो ये हो गया, n इस साइड पे रख दो और n इस साइड पे रख दो, और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है? 10। अच्छा तो देखो, ये राइट साइड में मैंने पहला स्टोन रखा, फिर ये मैंने दूसरा स्टोन रखा, ये मैंने तीसरा स्टोन रखा, डैश 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 करके मैंने ये nth स्टोन रखा। ए भाई अगर यहां पर टोटल n स्टोन्स हैं, कि पहला दूसरा तीसरा, तो ये कौन सा हुआ? nth। अच्छा इसके पहले वाला कौन सा होगा ये भी बता दो यार। ऐसा कर देता हूं कि ये nth स्टोन है, तो इसके पहले वाला कितना होगा? n-1th स्टोन होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा लेफ्ट साइड में भी रख दिया मैंने, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, डैश 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 करके डैश डैश डैश, यहां पर मैंने रखा n-1th स्टोन, और ये जो है इसका नाम दे दिया मैंने nth स्टोन। दिख रहा है पूरा? ये दिख रहा है? ये टोटल 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 कितने स्टोन्स हैं साहब? ये टोटल 2n+1 स्टोन है। कितने? 2n+1 स्टोन्स हैं। मिडिल स्टोन n आर ऑन राइट, n आर ऑन लेफ्ट। नंबरिंग अगर मैं बोलूं तो ये फर्स्ट स्टोन, ये सेकेंड स्टोन, ये थर्ड स्टोन, ये nth स्टोन है, तो इसके पहले वाला जो स्टोन होगा वो क्या होगा? n-1th स्टोन होगा। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अगर मैं बोलूं यहां पर कहीं पर थर्ड स्टोन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये n-1th और nth स्टोन। n स्टोन्स ऑन लेफ्ट, n स्टोन्स ऑन राइट। अच्छा मान लीजिए कि उसने कहां से स्टार्ट किया, आपका क्या मन कर रहा है? चलो मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट किया। अच्छा इनके बीच की स्पेसिंग तो आपको मालूम है ना, 10 मीटर्स की स्पेसिंग है हर दो स्टोन्स के बीच में। अच्छा तो भाई साहब वो यहाँ पे खड़ा था, उसने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ले जाना कहाँ पर है? यहाँ तक ले जाना है। तो कैसे ले जाएगा साहब? ये ले गया ले गया ले गया, पहुँचा दिया यहाँ पर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई? कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जल्दी बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस? अरे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, भाई n टाइम्स होगा ना, तो 10n होगा। 10n, ये बात तो समझ में आती है कि? फिर से बताऊं भाई, मान लीजिए कि ये 1 2 3 और यहां पर ले जाना है ना, तो ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये थर्ड स्टोन है ना, थर्ड स्टोन, तो थर्ड स्टोन को वो यहां पर ले जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 3 × 10, 1 2 3 है ना, 10 10 10, तो 3 × 10। थर्ड स्टोन को ले जाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 30 मीटर्स, 3 × 10। तो nth स्टोन को कवर करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस जाएगा? 10n जाएगा साहब। मैंने लिख दिया 10n। कोई परेशानी? अच्छा फिर क्या किया उसने? फिर साहब वो यहां से चक्कर लगा करके यहां पर गया। क्यों जाएगा यहां पर? ये भाई अब इसको उठाना है तो आगे थोड़ी जाएगा, पागल थोड़ी है भाई, वो तो यहीं तक जाएगा ना। अच्छा जब वो यहां से यहां पर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जरा बताओगे? 10 × n-1। अरे वापस लेने जाएगा तो 10 × n-1 और फिर वापस रखने जाएगा साहब, तो कितना आ जाएगा? 10 × n-1। कोई डाउट? अच्छा फिर इसके बाद यहां वाले स्टोन को उठाएगा तो 10 × जाएगा उठाने 10 × n-2, फिर 10 × n-2 लौटेगा भी। मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, अब धीरे धीरे करके यहां पर आ गया। थर्ड स्टोन के लिए कितना जाएगा?
10 इंटू 3 और वापस रखने जाएगा तो कितनी डिस्टेंस 10 इंटू 3, फिर यहां पर जाएगा तो 10 इंटू 2, अरे आएगा, और फिर वापस इसको रखने जाएगा तो कितना होगा 10 इंटू 2, फिर यहां पर गया तो 10 मीटर्स मतलब 10 इंटू 1 और फिर वापस रखने जाएगा तो 10 इंटू 1। कोई डाउट? ये मैंने ऐसी डिजाइन बना दी, इसका मतलब आपको ये लर्न करना नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी की 10 इंटू 1 10 इंटू 1 दो बार, 10 इंटू 2 10 इंटू 2 दो बार, 10 इंटू 3 10 इंटू 3 दो बार, 10 इंटू n-1 10 इंटू n-1 दो बार, लेकिन इस वाले में केवल और केवल n है ना, 10n, क्योंकि एक ही बार जाएगा ना, वो यहां से एक ही बार गया 10n डिस्टेंस कवर की, फिर यहां से जाएगा 10n-1 डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहां पर 10n-1, ऐसा करते करते इसको उठाने के लिए 10 इंटू 3, फिर वापस जाएगा 10 इंटू 3, फिर जाएगा 10 इंटू 2, फिर वापस जाएगा 10 इंटू 2, फिर यहाँ वापस आएगा 10 इंटू 1, फिर यहाँ पर वापस आएगा 10 इंटू 1। तो टोटल डिस्टेंस लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं, लेफ्ट साइड के सारे स्टोन्स को कवर करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मैं इधर से लिखना चालू कर रहा हूं, 2 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3, सही है ना, प्लस डैश 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 2 इंटू 10 इंटू n-1 प्लस 10n। इसमें कोई डाउट? भाई बाकी सब में तो डबलिंग हो रही है और 10n वाली डिस्टेंस में डबलिंग नहीं हो रही। अच्छा, जल्दी से यहाँ पर देख करके मुझे जो चीजें दिख रही ना, वो चीजें आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। 2 इंटू 10 2 इंटू 10 2 इंटू 10 सब कॉमन है, 2 इंटू 10। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 10 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा जरा बता पाओगे, 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस लास्ट वाले से क्या मिलेगा n-1 और प्लस 10n अलग है साहब। ओके ओके ओके, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यार, ये तो 20 हो गया। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि ये तो सम ऑफ n-1 टर्म से, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड, ये n-1th टर्म है भाई, यहां तक n-1 टर्म होंगे ना और ये nth होगा, तो n-1 टर्म्स का सम निकालना, n-1/2 a प्लस l 1 प्लस n-1 खत्म प्लस 10n। अच्छा, तो ये हो गया साहब, इसको सॉल्व कर लो यार, ये 1 और 1 कट जाएगा, n इंटू n-1/2, तो ये तो साहब हो गया 10, यहाँ से मिलेगा n इंटू n-1 और प्लस 10n। ओके, तो ये 10n स्क्वायर आएगा, कितना आ गया 10n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 10n, सो दैट इज नथिंग बट 10n स्क्वायर। कैलकुलेशन बस सही होना चाहिए साहब, n-1/2 a प्लस l लगाया, बिल्कुल सही, n इंटू n-1 हो गया, 2 से ये कैंसिल, 10 हो गया, 10n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 10n, 10n स्क्वायर। तो साहब लेफ्ट साइड के सारे स्टोन्स को कवर करने के लिए, सारे स्टोन को मिडिल स्टोन की जगह पर लाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी साहब, कितनी, ओ भाई कितनी डिस्टेंस, बहुत ही अच्छा, 10n स्क्वायर। अब वो यहां से कहानी चालू करेगा, तो यहां से कैसे कहानी चालू करेगा भाई, पहले स्टोन के लिए जाएगा कितनी डिस्टेंस 10 इंटू 1, वापस आएगा कितनी 10 इंटू 1, ओके, फिर इसको उठाने जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 का मतलब समझ रहे हो ना, ये 10 मीटर प्लस 10 मीटर, इसलिए 10 इंटू 2 लिख दिया, और वापस लेकर के आएगा तो कितना आएगा 10 इंटू 2 ही आएगा। फिर धीरे धीरे करके वो जब लास्ट स्टोन के लिए जाएगा तो कितनी डिस्टेंस आएगा 10 इंटू n, और वापस से भी आएगा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 इंटू n। यहाँ पर कोई सिंगल वाला नहीं है, सब डबल 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 है ना, 10 इंटू 1 10 इंटू 1 दो बार, 10 इंटू 2 10 इंटू 2 दो बार, 10 इंटू n 10 इंटू n दो बार। तो S2 लिख लेते हैं ना, S2 राइट साइड के स्टोन्स को कवर करने के लिए कितनी डिस्टेंस
जाएगा वो 2 इंटू 10 इंटू 1, ओके, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3। अरे सही है, डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला लिख लो 2 इंटू 10 इंटू n, ओके। फिर से 2 इंटू 10 तो कॉमन दिख रहा है साहब, तो 2 इंटू 10 मतलब 20 कॉमन आ गया। अंदर क्या मिल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के कहाँ तक गया, n तक जाएगा इस बार, है ना। 20 कॉमन ले लोगे तो n आएगा। नाउ दीज आर हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म वैल्यू 1, व्हाट इज द लास्ट टर्म वैल्यू n। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो गया 20, तो पहले से लिखा है n बाई 2 इंटू a प्लस एल, दैट इज 1 प्लस n। तो ये 10 आ गया साहब, है ना, 10n प्लस 10n स्क्वायर, तो ये आ गया 10, 10n प्लस 10n स्क्वायर। साहब राइट साइड के सारे स्टोन्स को मिडिल प्लेस के स्टोन तक लाने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी साहब, 10n स्क्वायर प्लस 10n। तो फिर बचता क्या है साहब, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज गिवन इक्वल्स व्हाट 3 किलोमीटर्स, यहां से n मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस traveled by that person s1 plus s2, that is 10n square plus 10n plus 10n square, and that is nothing but what, 20n square plus 10n, and that is given equals 3000। ऐसा दिया हुआ है साहब, ऐसा दिया हुआ है ना, दिया हुआ 3000 किलोमीटर्स मतलब 3000 मीटर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ 300 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो मुझे मिल रहा है 2n स्क्वायर 25 इंटू 24 ना 600, हाँ सही है। तो प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहां से आपने क्या कॉमन लिया, n कॉमन ले लिया, तो 2n प्लस 25 आ जाएगा, है ना, और माइनस 12 कॉमन लो, ये हो जाएगा 2n प्लस 25, सही है, इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ रही है बेसिकली ना, n की दो वैल्यूज आ रही, तो व्हाट इट इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 12 और n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25 बाई 2। अरे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है साहब, है ना। नंबर ऑफ स्टोन्स n तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं, तो n इज इक्वल्स टू 12 आ गया साहब। तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने स्टोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, 12, है ना, ये गलत है ना, 12 तो गलत है भाई। आपने कितने स्टोन्स माने थे भाई, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स थे साहब, तो हाउ मेनी स्टोन्स आर देयर, देयर आर 2n प्लस 1 स्टोन्स, तो नंबर ऑफ स्टोन्स है ना, तो नंबर ऑफ स्टोन्स ये थे साहब 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 बोले तो 25 आपका आंसर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए कितना, 25। कैलकुलेशन जरूर अपन को एक बार देख लेना चाहिए, वैसे मैंने फैक्टर सही बनाए हैं और सही लग रहा है, सही लग रहा है ना, 25 स्टोन्स विल बी देयर। देखिए, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको खुद से ये सवाल सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ दी हुई है जो इसमें दिमाग में नहीं आ रही। भाई उसने ये बोला कि देयर आर ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, ठीक है, जिनको एक लाइन पे रखा गया है, तो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स मैंने मान लिया कि सपोज देयर आर, ये मैंने ऐसे करके माना था 2n प्लस 1 स्टोन्स, एक बीच में हो गया और n राइट साइड में हो गए और n लेफ्ट साइड में हो गए, तो टोटल 2n प्लस 1 स्टोन्स हो गया, और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, 10 मीटर्स। अच्छा, काम क्या करना है अपन को, एक एक करके सारे स्टोन्स को कलेक्ट करना है, कहाँ पर, मिडिल प्लेस पे। अच्छा, एक पर्सन है जिसने एक काम स्टार्ट किया एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम साइड से, है ना, एक एक्सट्रीम साइड से उसने स्टार्ट किया, तो
ऐसा करते हुए ने एक एक पत्थर उठाते हुए रखते जाता, फिर उठाने जाता, फिर रखता, फिर उठाने जाता, फिर रखता, फिर राइट साइड के जितने भी स्टोन्स थे उठाने जाता, फिर रखता, उठाने जाता, फिर रखता। और जब उसने सारे स्टोन्स यहाँ पर रख दिए तो जो मेजर किया गया कि साहब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आंसर क्या मिला, 3000 मीटर्स उसने ट्रेवल किया। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोन्स आर देयर। तो देखो ये n स्टोन्स है ना, n स्टोन्स रखे हैं और हर के बीच में 10-10 मीटर की डिस्टेंस है। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से पहला पत्थर उठा करके यहाँ पर रखेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10n मीटर्स, है ना, क्योंकि n डिस्टेंस पर है और टोटल स्पेसिंग कितनी है, हर दो स्टोन्स के बीच में 10 मीटर। तो यहाँ से जब ये डिस्टेंस यहाँ पर जाएगा तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ऐसे n बार करेगा तो टोटल 10n डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा यहाँ पहुंच गया, रख दिया, फिर ये n-1th स्टोन को उठाने जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से 10 × n-1 डिस्टेंस। अब ये उठा लिया, फिर वापस रखने जाएगा तो फिर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 × n-1। फिर नेक्स्ट वाले के लिए 10 × n-2, फिर 10 × n-2 लौटेगा। फिर मान लीजिए थर्ड स्टोन के लिए जाएगा यहाँ से तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 × 3, फिर लौटेगा भी तो 10 × 3, फिर 10 × 2, 10 × 2, 10 × 1, 10 × 1। टोटल लिख लिया मैंने साहब, भाई हर चीज दो बार आ रही है ना, 10 × 1 10 × 1 दो बार है तो दो बार लिख दिया, 10 × 2 10 × 2 दो बार है तो लिख दिया, 10 × 3 10 × 3 दो बार है वो लिख दिया, 10 × n-1 10 × n-1 दो बार है, लेकिन 10n तो एक ही बार है ना, तो प्लस 10n लिखा। बाकी तो AP लग गई साहब, 20 कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1 तक आ गया, प्लस 10n अलग से लिख दिया मैंने। अब ये n-1 टर्म्स है, इसका सम n/2 a + l होता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इंटू n-1/2 कर दिया। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आ गई। राइट साइड में तो कोई लफड़ा ही नहीं था, पहले के लिए 10 × 1, फिर 10 × 1, फिर दूसरे के लिए 10 × 2 10 × 2, nth के लिए 10 × n 10 × n, सबका सम कर दिया। इस बार 20 कॉमन आकर के n टर्म्स मिल गए, सम ऑफ AP लगा दिया। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिला करके 3000 किलोमीटर, n की वैल्यू निकाली एंड दैट विल प्रोवाइड यू द आंसर। इतना टाइम तो नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा बता पाएँ, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जरूर हम दे सकते हैं और देना चाहिए मुझे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसको शॉर्ट में, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप AP बोलते हो, अब आप इसको नया नाम GP बोलेंगे। क्या बोलना है? GP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? एनी प्रोग्रेशन इन विच ratio of the two consecutive terms is same. AP में क्या था? A progression in which difference between the two consecutive terms is same is called AP. So what is GP? GP is a progression in which ratio of two consecutive terms is same. तो छोटे में लिख तो लेते हैं कि ratio of two consecutive terms, ratio of two consecutive terms is same. अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो जाए ना, तो ऐसे प्रोग्रेशन को आप क्या बोलोगे साहब? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा लिखा है, 3 then 9 then 27 then 81 then 243, ऐसा कोई एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। ये लिखा है 3 then 9 then 27 then 81 then 243। अब जरा देखते हैं, this upon this 3, this upon this 3, this upon this 3, this upon this 3, that means this one is what? A GP। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड, उस रेशियो को बोलते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। उसको क्या बोलना है अपन को? कॉमन रेशियो। शॉर्ट में हम लोग CR बोलेंगे उसको ना। जैसे कॉमन डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? CD बोल देते हैं, वैसे इसको क्या बोलेंगे? CR।
और कॉमन रेशियो इन जनरल डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को इन जनरल। बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो मर्जी, लेकिन सामान्य रूप से ना हम लोग स्मॉल आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो ये साहब जीपी है, ये क्या है, जीपी है कि नहीं है भाई, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये जीपी है? हाँ जी, ये जीपी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या है, सेम है, और कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है साहब? 3 आ रहा है, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, और भी बात जरा देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा साहब 1/2, देन 1/4, देन 1/8, देन 1/16, ये एक सीरीज मैंने लिख दी साहब, एक सीक्वेंस बना के। अच्छा, ये क्या है? कैन वी से दैट दिस वन इज आल्सो अ जीपी? यस, इट इज आल्सो अ जीपी। ये जीपी है साहब। कैसे मालूम? डिवाइड करके देख लो, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, नेक्स्ट 1/32 होगा। तो दैट इज अ जीपी विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2। इसमें कोई डाउट? अच्छा, फिर एक और लिखने का मन किया, मैंने लिखा साहब √3, देन 3√3, देन 9, देन 9√3, then 27. Can we say that this one is a GP? Yes, it is also a GP, है ना? This upon this 3, कुछ गड़बड़ लिखा ना, इधर 3 होना चाहिए ना, this upon this √3, सही है, सही है ना? This upon this √3, this upon this √3, this upon this √3, this upon this √3। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम अगर है तो ऐसा प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? जीपी कहलाता है। नाउ दिस टाइम कॉमन रेशियो इज नथिंग बट व्हाट? कॉमन रेशियो कितना है साहब? √3। कॉमन डिफरेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? डी से। कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करना है? √3 से। अच्छा अच्छा, और देखो, और देखो, ये लिखा है मैंने 1, ये लिखा है मैंने AB, फिर ये मैंने लिखा है A² B², फिर मैंने लिखा A³ B³, फिर लिखा A⁴ B⁴। ये इसमें भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ये कोई सा प्रोग्रेशन दिख रहा है क्या? हाँ है। दिस अपॉन दिस AB, दिस अपॉन दिस AB, दिस अपॉन दिस AB, दिस अपॉन दिस AB। ऑफ कोर्स ये जीपी है। तो ये जीपी हो गई साहब। कॉमन रेशियो कितना है? विद कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू A × B, ये कॉमन रेशियो। अच्छा, यहां पर बहुत स्पेसिफिक नोट लिखने की जरूरत है ना, एक स्पेसिफिक नोट लिख रहा हूं मैं। इस वाले सीरीज में अगर आप देख रहे हो टर्म्स की वैल्यू बढ़ती जा रही, इस वाले सीरीज में टर्म्स की वैल्यू क्या हो रही? कम होती जा रही। अच्छा, कॉमन रेशियो 1 से कम है तो वैल्यू कम होती जाएगी। कॉमन रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो वैल्यू नेक्स्ट टर्म की बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि दिस इंटू 3 इक्वल्स दिस, 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 दिस इंटू 1/2 इक्वल्स 1/4, दिस इंटू 1/2 इक्वल्स 1/8। तो अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो जो सीरीज है उसको बोलेंगे क्या? डिक्रीजिंग जीपी। क्या बोलने वाले हैं उसको अपन? डिक्रीजिंग जीपी, क्योंकि वैल्यूज कम होती जाएंगी। और अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है कि जो सीरीज बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? जो भी जीपी होगी उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग जीपी। तो 2 पॉइंट यहां पर लिखना यह है कि इफ R is greater than 1, that will be termed as increasing GP। क्या बोलेंगे साहब? increasing GP कहलाएगा। और if R is smaller than 1, then that is called what? Decreasing GP। decreasing GP।
उम्मीद करूं कि बात समझ में आ रही। अच्छा, तो मेरे को एक और इच्छा हो रही है, लिख के दिखाऊं आपसे। अच्छा, ये लिखा है 5, ये लिखा है 5, ये लिखा है 5, ये लिखा है 5, ये भी लिखा है 5। अच्छा, ये जीपी है क्या? ओ भाई, ये जीपी है क्या? कोई बताओ भाई, ये जीपी है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई। दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1, 100% जीपी होगी। जीपी क्यों होगी भाई? क्योंकि आपने जो डेफिनेशन बताई साहब, उसके हिसाब से तो क्या है कि डिफरेंस रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इज सेम। यहाँ पर रेशियो 1 1 1 आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जीपी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स दिस जीपी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग जीपी है, ये डिक्रीजिंग जीपी है। इसका कॉमन रेशियो √3 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग जीपी है। इसके बारे में हम बोल ही नहीं सकते साहब कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो कितना है? ए बी वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमको मालूम ही नहीं ना, अगर ए की वैल्यू 2 हो और बी की वैल्यू 5 हो, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा। मान लीजिए ए की वैल्यू 1/2 है और बी की वैल्यू 1/5 है, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? 1/10, तो ये डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगा। तो वेरिएबल अगर दिख रहा है तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी। हाँ, कांस्टेंट अगर है तो हम तो देख पा रहे हैं ना कि इसका कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग, इसका कॉमन रेशियो 1 से कम है तो डिक्रीजिंग, इसका कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग। इसके बारे में नहीं बोल सकते, तो इसके बारे में क्या करोगे? इसके बारे में क्या करोगे? क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो तो फिक्स आ गया 1, तो ना तो ये 1 से ज्यादा है ना तो 1 से कम है, एग्जैक्टली 1 है। तो अगर R1 हो जाए ना, अगर R1 हो जाए तो हम बोलेंगे साहब जो जीपी है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो इंक्रीजिंग होगी और ना ही डिक्रीजिंग होगी। ये एक केवल इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। इसके डिटेल्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मैं याद दिला दूं कि किसी की क्लास मिस ना हो, तो बी केयरफुल, क्लास आपकी मिस किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए जीपी की। मिलते हैं, बाय बाय।